नोट्स ये, हाँ CS की क्लास रहती है ना, मुझे बच्चों ने बताया था, तो इसलिए 5-7 मिनट लेट हो जाते, तो मैं भी 5-7 मिनट लेट स्टार्ट कर दिया करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं, बातें नहीं करते। तो आज जो मैं टॉपिक यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ, यूनिट 3 है आपका, फर्स्ट पेपर का। पहले यूनिट का नाम लिखूंगा, फिर सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो स्टार्ट करूंगा। तो पहले यूनिट का नाम लिखते हैं सभी बच्चे। यूनिट 3 डालने, परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। परमाणविक परमाणविक स्पेक्ट्रो परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो बच्चों, आज जो फर्स्ट यूनिट, हमको थर्ड यूनिट जो स्टार्ट करने वाले हैं, उसका सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर में आता है। और उसमें क्या आता है वो मैं क्वेश्चन के लास्ट में खत्म होने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछते हैं। हालांकि नोट्स में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो तो कंबाइन ही मिलेगा, लेकिन सारी चीजें नहीं पूछता इकट्ठा, क्या पूछता है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है बोर का एटॉमिक मॉडल। आपके सिलेबस में रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल नहीं है, बामर का एटॉमिक मॉडल नहीं है, 3 मॉडल और होते हैं, ये नहीं है। सीधा बोर है, बोर से स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोर के एटॉमिक मॉडल की। तो बच्चों, बोर का एटॉमिक मॉडल क्यों बनाया गया, बोर का परमाणु मॉडल क्यों बनाया गया, सबसे पहले उसकी बात करेंगे। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, उसमें ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि बोर का एटॉमिक मॉडल बनाना पड़ा। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को स्टेब्लिश नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में मूव करता है और वो स्टेबल होता है कि नहीं होता है। तो उसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए बोर ने एक एटॉमिक मॉडल तैयार किया, जिसको बोला गया बोर एटॉमिक मॉडल। बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं मैं आपको, सुनते जाएं। अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, क्या क्या बोर ने कहाँ कहाँ कौन कौन से काम किए, शुरुआत से सुनते जाएं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। तो बोर ने एक मॉडल तैयार किया जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बताता है। किस तरीके से बताता है वो अपन आगे स्टडी करेंगे अभी। तो बोर ने इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को बताने के लिए एक मॉडल तैयार किया 1930 में। नील्स बोर इसका नाम था पूरा। 1930 में एक मॉडल तैयार किया था जिसको बोला गया था बोर का एटॉमिक मॉडल। ठीक, एक चीज हो गया। एक बार हिंदी में और बोलते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में स्थायी होता है। तो उस स्थायित्व को समझाने के लिए, अब ये होता क्या है वो अभी बात करेंगे अपन, है ना। उस स्थायित्व को समझाने के लिए बोर ने 1913 में एक मॉडल दिया जिसको बोला गया बोर का परमाणु मॉडल। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब बात करते हैं बामर पर। बामर भी एक साइंटिस्ट था। उसने ये बताया था, बामर ने, कि जो, जैसे आपको बच्चों, आपको याद है प्रिज्म करके था सेकेंड ईयर में, आपको याद होगा कि जब भी अपन किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो आपको 7 कलर मिलते हैं स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर जो 7 कलर मिलते हैं उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। प्रिज्म पर जब अपन व्हाइट लाइट को, श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो आपको 7 कलर दिखते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। बच्चों, बामर ने ये बताया था कि जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है, अब आपको स्पेक्ट्रम समझ में आ गया होगा क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कलर आते हैं। बामर ने ये बताया था कि जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। केवल हम हाइड्रोजन एटम की ही बात करेंगे यहाँ पर। क्यों बात करेंगे, अभी मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा आपके बारे में, ठीक है। तो जो बामर साइंटिस्ट था, बामर ने ये बताया था कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो केवल विजिबल रीजन में मिलता है। किसमें मिलता है? विजिबल रीजन में। और उसमें जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है उसमें कौन कौन से वेवलेंथ की लाइंस मिलती हैं देखने को।
वो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइन मिलती है देखने को, कौन कौन सी लाइन देखने को मिलती है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा। अभी तो बेसिक ही चल रहा है, अभी बोर स्टार्ट नहीं हुआ है। एच अल्फा होता है रेड कलर का, लाल रंग का। एच बीटा होता है आपका ग्रीन, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। बामर ये बोलता था कि जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है हाइड्रोजन एटम के लिए, वो केवल विजिबल रीजन में ही मिलता है। और उस हाइड्रोजन जो आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला है विजिबल रीजन में, उसकी वेवलेंथ को निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लैम्डा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 3645.4 एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस का 4, एन स्क्वायर माइनस का 4। ये फॉर्मूला होता है। इसमें एन की वैल्यू स्टार्ट होते 3 से। टू तो रख नहीं सकते, टू रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, वन रखेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, वो कभी होता नहीं। थ्री से स्टार्ट होता, 3 4 5 6। थ्री किसके लिए, एच अल्फा के लिए। फोर किसके लिए, एच बीटा के लिए। फाइव किसके लिए, एच गामा के लिए। और सिक्स किसके लिए, इसके लिए। बामर ये कहता है, बेचारा रदरफोर्ड तो एक ही बात कह के चला गया कि मैं स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहा हूँ, इसलिए बोर अपना एटॉमिक मॉडल देगा और वो स्टेबिलिटी को बताएगा। लेकिन बामर जो था वो जिद्दी था। बामर ने ये कहा कि विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन जानते हैं सभी बच्चे, दृश्य प्रकाश जिसको बोलते हैं। विजिबल रीजन में आपको जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उसमें केवल 4 लाइनें देखने को मिलती हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। एच अल्फा का कलर कौन सा होता है, रेड। एच बीटा का, एच गामा का, एच डेल्टा का ग्रीन, ब्लू, गोल्डन। और इन सभी की अगर आपको वेवलेंथ निकालना है तो ये है। अब बोर क्या कहता है, बोर ये बोलता है, बोर ने फिर अपना एक्सपेरिमेंट दिया। बोर ने कहा विजिबल रीजन के अलावा इंफ्रारेड रीजन और अल्ट्रावायलेट रीजन में भी हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने एक्सपेरिमेंट सही किया था। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ इस क्वेश्चन के बाद वाला, उसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा कि विजिबल रीजन में कौन कौन सी मिलती है, आपको कौन कौन सी वेव मिलती है, कौन कौन सी सीरीज मिलती है। उसके बाद आपको अल्ट्रावायलेट में कौन सी मिलती है, उसके बाद आपको आईआर में कौन सी मिलती है। तो जब बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया तो उसने ये बताया था, ये गलत बोल रहा है। विजिबल रीजन के अलावा आपको अल्ट्रावायलेट रीजन और इंफ्रारेड रीजन में भी स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलती है। तो 1930 में उसने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया जिसको बोर एटॉमिक मॉडल बोला। तो सबसे पहले बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। एक बार और सुनाता हूँ इसकी कहानी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लें। बोर का परमाणु मॉडल था जो बोर ने दिया था 1913 में। उससे पहले बामर था। बामर ने ये बोला कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो स्पेक्ट्रम आपको मिलता है वो केवल दृश्य प्रकाश में ही मिलता है। दृश्य प्रकाश में जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए स्पेक्ट्रम मिलता है, तो उसमें 4 प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा और एच डेल्टा। इनके जो कलर होते हैं वो फिक्स रहते हैं। एच अल्फा का लाल रंग होता है, एच बीटा का हरा रंग होता है, एच गामा का नीला रंग होता है, एच डेल्टा का बैंगनी रंग होता है। और इनकी अगर तरंगदैर्घ्य निकालना है तो उसका सूत्र ये होता है, एन की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 3 से कम रखेंगे तो ये वैल्यू या तो जीरो आ जाएगी, एन की जगह जैसे मान लो 2 रखा तो या तो जीरो आ जाएगी या फिर नेगेटिव आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। 3 रखेंगे तो आपको इसकी तरंगदैर्घ्य मिल जाएगी, 4 रखेंगे तो इसकी मिल जाएगी, 5 रखेंगे तो इसकी मिल जाएगी और 6 रखेंगे तो इसकी मिल जाएगी। लेकिन बामर के बाद जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उसने बामर को भी फेल कर दिया। उसने बोला दृश्य प्रकाश क्षेत्र के अलावा, दृश्य प्रकाश क्षेत्र के अलावा दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 4000 से लेकर 8000, शॉर्ट में याद रख लो 4 से 8। वैसे होती कम है थोड़ी सी, 4 से थोड़ी कम होती है, 8 से थोड़ी कम होती है, लेकिन शॉर्ट में याद रखो 4 से 8 होती है। तो उसने बताया था कि दृश्य प्रकाश क्षेत्र के अलावा पराबैंगनी प्रकाश और अवरक्त प्रकाश में भी आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रम मैंने आपको बता दिया कैसा होता है। स्पेक्ट्रम के बारे में भी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके में चर्चा करेंगे। फिलहाल ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी किसी प्रिज्म पर लाइट पड़ती है तो जो 7 रंग मिलते हैं वो ये स्पेक्ट्रम होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी, बेसिक चीजें थी ये तो।
अब आते हैं अपन बोर के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो यहाँ आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली जो अभी तक मैंने बताई, पहला रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, इसलिए फेल हो गया। रदरफोर्ड का एटॉमिक फेल नहीं हुआ, मतलब उसका ड्रॉबैक था एक तरीके से। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं बता पाया, वो काम खत्म उसका। दूसरा, बामर ने भी ये कहा केवल विजिबल रीजन में ही आपको लाइन देखने को मिलती है, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा। केवल दृश्य प्रकाश में ही आपको रेखाएं देखने को मिलती हैं या स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, उसको भी बोर ने फेल कर दिया। बोर ऐसा नहीं है, बोर का भी ड्रॉबैक था। बोर का ड्रॉबैक क्या है, सबसे लास्ट में जब आप पूरा पढ़ लोगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, उनने बताया कि उनकी वेवलेंथ निकालनी तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये तो बेसिक था, ये नहीं लिखना है आपको एग्जाम में। अब आते हैं मेन बोर के ऊपर। सबसे पहले पूछेगा, मैं कोई 1 बाय 1 क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक था बच्चों, ये इसमें याद रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखी। राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बोर के परमाणु मॉडल की अभिकल्पनाएं लिखी। पूरा क्वेश्चन एक साथ सुना दिया तो घबरा जाओगे, 6 नंबर का। दो दो से करता हूँ। तो सबसे पहले पोस्टुलेट लिखते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट अभिकल्पना है। यहां से आप सुनना, कोई दिक्कत आए तो बैच के बाद लास्ट में आराम से पूछना। अभिकल्पना बच्चों, सबसे पहला जो पोस्टुलेट है, नहीं 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 नहीं, मैं नोट्स भेजूंगा। अब आपको कभी नहीं लिखवाऊंगा, आपको केवल नोट्स भेजूंगा, और जब होगा तो मैं बता दूंगा आपको। सबसे पहला कल्पना है, तो उसमें हम क्या बताने वाले हैं आपको। दिव्यांश से फीस करवाओ, चलो ठीक है, याद आ गया था तो। पोस्टुलेट अभिकल्पना है। अभिकल्पनाओं में पहला पॉइंट, हिंदी इंग्लिश दोनों सुनते जाएं। पहला पॉइंट ये होता है अभिकल्पनाओं में कि इलेक्ट्रॉन, अरे यार सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस क्या होता है, नाभिक, तभी तो करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आती है न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस कई बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को नहीं मालूम होगा। नाभिक क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटम जो होता है, एटम जो होता है, ये रहा एटम। इसका साइज रहता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। इसके सेंटर पर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका साइज रहता है 10⁻⁻15 मीटर का, साइज मतलब रेडियस। इस एटम का होल ऑफ द मास और होल ऑफ द चार्ज यहाँ पर सिचुएटेड रहता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एटम का जो साइज रहता है, परमाणु का जो आकार रहता है वो इतना रहता है। परमाणु के केंद्र पर एक छोटा सा भाग होता है जिसकी आकृति या जिसका आकार होता है, जिसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻15 मीटर। इस परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त आवेश इस पर केंद्रित रहता है, इसको नाभिक कहा जाता है। एटम का होल ऑफ द मास और होल ऑफ द चार्ज इस पर सिचुएटेड रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। पहला पॉइंट, न्यूक्लियस के अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारे ऑर्बिट्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो हर ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, वो हर ऑर्बिट में मूव नहीं करता है, वो कुछ डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करता है। उन ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। पूरा सुनना, बाद में पूछना। न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव नहीं करता, कुछ फिक्स्ड या कुछ डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करता है। उन ऑर्बिट को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। उन ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन उसमें मूव करता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसी को देता है और ना ही किसी से लेता है, इसीलिए वो स्टेशनरी ऑर्बिट हो जाता है। अगर वो किसी को देता, अगर वो किसी को देता तो उससे पहले वाले ऑर्बिट में आ जाता। देखते जाना, अगर वो किसी को देता, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इसी में मूव कर रहा है, अगर मान लो इसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को इमिट कर दिया तो इसकी एनर्जी कम हो जाती और ये यहाँ आ जाता फर्स्ट ऑर्बिट में मान लो। तो ये एनर्जी कहीं से ले लेता तो फिर यहाँ पहुंच जाता, तो फिर ये स्टेशनरी नहीं रहता बच्चों, ये स्टेशनरी नहीं रहता। ये फिर यहाँ पहुंच जाता, फिर यहाँ पहुंच जाता,
तो एनर्जी का ट्रांसफर अगर करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है ऑर्बिट में। ऐसा नहीं होता है। बोर ने ऐसा बोला था कि इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोर ने बोला था इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में मूव ना करके एक डेफिनेट या एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है। उन ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। उन ऑर्बिट को नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट बोलते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट और नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट का मतलब एक ही होता है। नॉन रेडिएटिंग का मतलब होता है ना तो वो एनर्जी देगा, ना ही रेडिएशन को इमिट करेगा, और ना ही किसी से रेडिएशन या एनर्जी लेगा। पहला पोस्टुलेट हिंदी में भी सुन लो। नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में गति करता है वो कक्षाएं विकिरण रहित कक्षाएं होती हैं। बोर ने ये बोला था कि नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो वो हर कक्षा में गति नहीं करता, कुछ फिक्स कक्षाएं होती हैं, उन्हीं में गति करता है। उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं या विकिरण रहित कक्षाएं कहते हैं। उन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं या विकिरण रहित कक्षाएं इसलिए बोलते हैं। स्थायी कक्षाओं का मतलब होता है ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को ऊर्जा देगा और ना ही किसी से लेगा। विकिरण रहित कक्षाओं का मतलब भी यही होता है, ना तो विकिरण उत्सर्जित करेगा ना ही अवशोषित करेगा। तो हर एक कक्षा में गति नहीं करता है, नहीं घूमता है, केवल किस में घूमता है, आपका विकिरण रहित कक्षाओं में घूमता है। हर ऑर्बिट में मूव न करके केवल स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है। पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में तभी मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में तभी मूव कर सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में तभी मूव कर सकता है जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या हो, h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो। When electron revolve around the nucleus, then angular momentum is integer multiple of h/2π. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में तभी गति कर सकता है जब उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक हो। जब उसका कोणीय संवेग क्या हो, h/2π का पूर्ण गुणक हो। देखो कैसे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है L बराबर वो होता है NH। ये बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। अगर मैं आपसे पूछूं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो आप ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे, mv इंटू आर। mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जब भी आप रेडियस का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी लीनियर चीज में आप रेडियस का मल्टीप्लाई करते हो एंगुलर आ जाए। जैसे यहाँ लीनियर वेलोसिटी में रेडियस का मल्टीप्लाई करते हो तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। लीनियर मोमेंटम में रेडियस का मल्टीप्लाई करते हो तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ये तो अलग से लिखा दिया। तो एंगुलर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में तभी रिवॉल्व करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीजर मल्टीपल हो। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 1 2 3 डेसिमल्स। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तभी गति करेगा जब उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होगा। जैसे मैंने कहा h/2π एंगुलर मोमेंटम, तो आप h का कोफिशिएंट देख लो जरा, कितना है, 1। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर। मैंने कहा 2h/2π इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम। आप कहोगे h का कोफिशिएंट देख लो, 2 है, सेकंड ऑर्बिट में मूव कर। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम 3h/2π है, तो आप कहोगे h का कोफिशिएंट देखो कितना है, 3 है, देखो यहाँ से, तो थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम 1.5 h/2π है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि 1.5 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच में, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो केवल ऑर्बिट में मूव करता है। फर्स्ट में मूव करेगा तो h/2π, सेकंड में मूव करेगा तो 2h/2π, थर्ड में मूव करेगा तो 3h/2π। लेकिन 1.5 h/2π अगर एंगुलर मोमेंटम है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व नहीं करेगा। ये मैं नहीं, बोर बोल के गया है, मैंने कुछ नहीं बोला। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तभी कक्षा करेगा जब उसका एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक हो। और एंगुलर मोमेंटम का बच्चों ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे, mvr। क्या होता है, mvr। रैखिक संवेग में अगर r का गुणा कर दोगे तो कोणीय संवेग आ जाएगा किसी भी रैखिक चीज में। जैसे v है, r का मल्टीप्लाई कर दो। v लीनियर वेलोसिटी है, रेखीय वेलोसिटी इसको बोलते हैं, रेखिक वेग। उसमें r का मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट x है, उसमें r का मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा।
इनको मैं मिटा देता हूँ, ये जो लिखे हुए हैं। तीसरा वाला पॉइंट, थर्ड वाला बच्चों ये पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट है आपका, कोई भी बता सकता है थर्ड वाले को। बोर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा बोर से पहले जो थे ना उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो एनर्जी दे लेता है। ऐसा नहीं होता है। बोर ने ये कहा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होता है, तो ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में होगा तो ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। बोर के हिसाब से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी होता है या ऊर्जा का स्थानांतरण तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में गति करता है। देखो बच्चों ध्यान से, सारे पोस्टुलेट समझने वाले हैं। ये मैंने बहुत सारे ऑर्बिट बनाए। मान लो एक और ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन मान लो सेकंड से फोर में आ रहा है, सपोज सेकंड से फोर में। तो आपको भी मालूम है जब वो, बस अभी आपको, अभी हालांकि आपको मालूम नहीं है क्योंकि मैंने डेरिवेशन ही नहीं कराया। मैं डेरिवेशन कराऊंगा तभी तो बताऊंगा आपको कि पहले वाले ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसके पास एनर्जी कम रहती है, दूसरे वाले में ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा, चौथे में और ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो सपोज करो सेकंड ऑर्बिट से फोर में जा रहा है, सेकंड ऑर्बिट से फोर में जा रहा है, सेकंड से फोर में जा रहा है, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, लोअर से हायर ऑर्बिट में जा रहा है, तो वो इसके करस्पॉन्डिंग, किसके करस्पॉन्डिंग, टू और फोर के करस्पॉन्डिंग, टू और फोर के करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी होगी, मान लो वो एनर्जी है आपकी एच, इतनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। कितनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं E4 माइनस E2 बराबर एच। इतनी एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा तब जाके वो कहां पहुंच जाएगा। और मैंने आपसे ये कहा नहीं, फोर से लेकर सेकंड में जा रहा है, तो E4 माइनस E2, वो E2 माइनस E4 जो भी लिखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए लिखना। इतनी एनर्जी को इमिट करेगा वो तब जाके यहाँ पहुंचे। भाई हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है, यहाँ एनर्जी ज्यादा है या कम है, तो उसको एनर्जी निकालनी पड़ेगी तब जाके वो वहां यहाँ पहुंचे। कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी वो मैंने एचयू मान दिया। इलेक्ट्रॉन जब निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा में पहुंचता है तो उसके संगत जितनी भी ऊर्जा होगी उसको ग्रहण करेगा या अवशोषित करेगा। और जब उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में पहुंचता है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में पहुंचता है, तो उसके संगत जो भी ऊर्जा होगी उसको उत्सर्जित करेगा। समझ में आया, ये तो सिंपल है। लोअर से हायर में जाना है उसको, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना है तो एनर्जी को लेना पड़ेगा। कितनी लेनी पड़ेगी, जितनी उनके बीच में गैप है उतनी। तो हायर से लोअर में आया तो उतनी एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा ये। तो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एच न्यू की फॉर्म में। एनर्जी किस फॉर्म में होगी, एच न्यू की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक फॉर्मूला है। मान लो ऑर्बिट, मान लो एक इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट से पी ऑर्बिट में जाता है, एन कक्षा से पी कक्षा में, तो उसके साथ ऊर्जा क्या होगी, इतनी होगी। एनर्जी का फॉर्मूला यही तो होता है, एच न्यू, सभी ने पढ़ा है प्लांक के हिसाब से। मान लो एक इलेक्ट्रॉन एनवी कक्षा से पीवी कक्षा में गति कर सकता है, गति करता है, तो वो कितनी ऊर्जा को अवशोषित करेगा या फिर निकालेगा, एच न्यू। कितनी को, एच न्यू। कोई भी इलेक्ट्रॉन एन ऑर्बिट से पी ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, उसका ट्रांजिशन कहां से हो रहा है, एन से पी में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी एच न्यू। चाहे वो एब्जॉर्व करें चाहे वो रिलीज करें, वो उसकी इच्छा है। उसमें डिपेंड करेगा एंड वाला कौन सा है, पी वाला कौन सा है। दोनों में से एक हायर होगा एक लोअर होगा, ये हो गया। अगला, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में जब रिवॉल्व करता है, ये ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में जब रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है,
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में जब रिवॉल्व करता है, रट नहीं पाओगे इनको, इसलिए समझ लेना क्योंकि आगे यूज होंगे। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसीलिए इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स कूलॉम के हिसाब से कितना लगता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 मतलब इसका चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, Ze होता है। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, Ze होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, E होता है। माइनस ई लिख दो चाहे ई लिख दो, अभी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है, Ze। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बराबर। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में जब मूव करता है, ऐसे मूव करेगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze into E अपॉन आर स्क्वायर, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है, mv स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब वृत्तीय कक्षा में गति करता है, जब वृत्तीय कक्षा में गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल लगता है कूलॉम के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। नाभिक का आवेश Ze होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश E, वो बराबर होगा अभिकेंद्री बल के, किसके, अभिकेंद्री बल के। Z होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि न्यूक्लियस का चार्ज Ze कैसे ले लिया आपने। बच्चों, Z होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और अलग अलग एटम के लिए न्यूक्लियस अलग अलग होता है। जैसे मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम, तो सभी बच्चों को मालूम है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। कितना होता है, 12। 12 ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। समझ में आ रहा है, 12 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 12 और यहाँ जो कि 24 25 जो भी होता है, ये 12। तो इसका मतलब ये हुआ उसका एटॉमिक नंबर 12 है। इसी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर बात करोगे तो कितने प्रोटॉन रहेंगे, 12। कितने रहेंगे, 12। अब मैंने आपसे कहा 12 का चार्ज कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, तो 12 इंटू ई, 12 इंटू ई। भाई एक ऑर्बिट में, एक रूम में 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों की फीस कितनी होगी, तो 12 इंटू जो भी फीस होगी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 इसका भी ऐड करना पड़ता है ना थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर हो गया 12, 12 क्या हो गया, जेड, क्या हो गया, जेड, और ई हो गया प्रोटॉन का चार्ज, तो जेड ही होगा न्यूक्लियस का चार्ज। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रॉन। अरे इसमें तो कितना भी डिटेल में चले जाओ, इतना डिटेल में जा सकते हैं कि ये खत्म ही नहीं होंगे पोस्टुलेट, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फालतू का। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूमता ही इसी कारण से कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता, न्यूक्लियस उसको खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन तो छोटा रहता है, न्यूक्लियस का साइज जो रहता है उसका, जब उसके अंदर जो चार्ज रहता है वो ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, माइनस ई, बस उसको खींच सकता था, लेकिन उसका खींचने नहीं खींच मतलब जो खींच नहीं रहा है, उसका कारण यही है कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, इसीलिए वो घूमता रहेगा तब तक। आप बोलते नहीं अपन कि अर्थ जो है सन के अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है, उसका कारण क्या है कि अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो अभिकेंद्री बल के बराबर है। ठीक है ना, आपने वो खेला है। सर हाँ हाँ बोलो। वो एक चीज पूछना था, जैसे आप बोल रहा है अर्थ सन के राउंड में घूम रही, प्लूटो सर उसको हटा दिया, मतलब वो क्या घूमता नहीं था सर सन के राउंड में, किसको, प्लूटो को नहीं हटा दिया सर ग्रह की जगह से, तो मैं क्या घूमता नहीं था क्या सर सन से, सन के राउंड में प्लूटो सर ग्रह किसी ने हटा दिया नहीं सर। देखो, उसका अलग केस है, प्लूटो वाले का केस अलग है, उसको मैं अभी समझाता हूँ आपको। प्लूटो वाले का केस क्या है, पहले इसको कॉन्सेप्ट को एक बार और समझ लें। इसमें क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि अर्थ जो है सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है, तो वो घूमता रहेगा, क्यों, दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, आकाश में जो बल लग रहा है, वो अभिकेंद्री बल के बराबर है। ये तो कॉमन सेंस है, मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल है
कि इसके अराउंड में घूम रहा है तो कौन सी चीज बराबर है। ये अपन बचपन से ही करते आ रहे हैं कि अगर फोर्स इक्वल हुआ, तो वो चीज घूमती रहेगी। जैसे अपन मान लो सपोज करो किसी चौराहे पर जो गोलंबर बने रहते हैं ना उसमें खड़े हो जाओ, ठीक है, और मान लो एक डंडा आपने ले लिया बड़ा सा, उधर से एक व्यक्ति ने पकड़ लिया, इधर से आपने पकड़ लिया, और वो घूम भी रहा है आपकी तरफ, फोर्स भी लगा रहा है, आप भी उसकी साइड में फोर्स लगा रहे हो, तो बराबर फोर्स लगेंगे तब तक वो घूमता रहेगा। वो कौन सा फोर्स लगा रहा है, आप और उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल, या तो खींच रहे हो या दबा रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, और घूम रहा है तो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल, बराबर रहेंगे तब तक घूमता रहेगा। भाई ये तो इससे भी मैं छोटा एग्जांपल एक बार दे सकता हूँ। लड़कियों ने खूब किया है, लड़के तो मैंने नहीं देखे हैं, लड़कियां करती, वो ऐसे करके हाथ पकड़ लेती थी, मेरे याद तो खूब होता था, ऐसे पकड़ के हाथ पकड़ लिया, दूसरी वाली ने पकड़ लिया, फिर वो घूमती हैं ऐसे, जो चलता है ना वो प्रोग्राम चल रहा है, डांडिया वांडिया चलती है उधर भी, तो ऐसे पकड़ लिया, अब वो घूमती हैं, वो अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी वाली अपनी तरफ खींच रही है। अच्छा वो होता है रिंग, रिंगा रिंगा तो वो घूमती हैं तो गिरती नहीं है, उसका कारण क्या है कि दोनों जो फोर्स लगा रही हैं वो इक्वल फोर्स लगा रही है, वो सर्कल की फॉर्म में मूव करती रहती है, या एक खड़ी रहेगी तो दूसरी घूमती रहेगी, क्योंकि दोनों के फोर्स बराबर है। अगर एक का भी फोर्स ज्यादा कम हुआ पीछे की तरफ गिर जाएंगे, पीछे भी एक फोर्स लग रहा है आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं उसको, आप केंद्रीय बल बोलते हैं उसको। तो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन तब तक रिवॉल्व करता रहेगा जब तक ये फोर्स बराबर होंगे, जब तक ये फोर्स बराबर रहेंगे तब तक घूमता रहेगा। ये बोर का नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल था। और इसके अलावा बस इतने मॉडल, इतने आप याद रख सकते हो, इसी में आपका काम हो जाएगा। चलो मिटाता हूँ। सर वो प्लूटो वाला नहीं था, ऐसा प्लूटो वाला सर। प्लूटो वाले का केस ये नहीं था जो आप बोल रहे हो ना। वो बता दो सर, क्या क्या क्यों हट, कैसे हट जाते हैं इससे से। नहीं देखो, प्लूटो का केस ये नहीं था कि वो सन के अराउंड में या अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व नहीं कर रहा है, ऐसा कोई केस नहीं था। बस ये था कि प्लूटो के अंदर जैसे अपन बात करते हैं ना, जैसे मैं अभी बोर के एटॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो स्टेशनरी ऑर्बिट को नहीं बता पा रहा। इलेक्ट्रॉन वो बोलता था कि इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तब भी एनर्जी को लेगा देगा। तो प्लूटो का केस ये था कि प्लूटो जो रहता था, जैसे बोर का एटॉमिक मॉडल हुआ, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हुआ, ऐसा नहीं है, इन मॉडल में भी आपको बहुत सारी चीजें दी गई थी। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था 10⁻⁻10 मीटर एटॉम का साइज रहता है, तो बोर ने उसको वेरीफाई किया और सही निकला। तो प्लूटो जो था वो बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज थी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी भी दे रहा है और ले भी रहा है जब वो घूम रहा है, तो प्लूटो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो इनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, या प्रॉपर्टी जो थी बाकी जो आपके प्लानेट थे, बाकी जो ग्रह थे उनसे डिफरेंट थी प्लूटो की, इसलिए उसको अलग मान लिया गया। ये सारे जो प्लानेट थे, जितने भी ग्रह थे, उनकी प्रॉपर्टी सेम थी, प्लूटो की डिफरेंट थी, इसीलिए प्लूटो को थोड़ा सा अलग कर दिया गया। तो ये नहीं था कि भाई उसके अराउंड में चक्कर नहीं लगा पा रहा है, या ऐसा कोई रीजन नहीं था, डिफरेंट था प्रॉपर्टीज में प्लूटो, इसलिए उसको अलग कर दिया गया, ये था। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इतना ही आएगा आपका। अब बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। तो 6 नंबर में पहला क्वेश्चन ये आएगा, इसके साथ ऐड होके क्या आएगा, फर्स्ट हेडिंग बनाते हैं, एनवी कक्षा की त्रिज्या। अब है डेरिवेशन, एनवी कक्षा की त्रिज्या, एनवी कक्षा की त्रिज्या इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, एनवी कक्षा की त्रिज्या, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये चलो निकालते हैं। एनवी कक्षा की त्रिज्या कैसे निकालेंगे अब, और उसी से आपको बहुत सारी चीजें भी सीखने को मिलेंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। बोर का एटॉमिक मॉडल बोलता है, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, बोर मॉडल, बोर मॉडल के हिसाब से आपको मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एनएच अपॉन 2 पाई होता है। कोणीय संवेग क्या होता है बच्चों, एनएच अपॉन 2 पाई होता है।
एल की वैल्यू आपको मालूम है, क्या लिखते हैं, एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई लिख सकते हैं। इक्वेशन डाल दिया मैंने इसको, बस पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा, हालांकि नोट्सों में जितना मैंने आपको बताया ना उतना भी नहीं मिलेगा, एक एक लाइन के डेरिवेशन पोस्टुलेट है आपके, वही नोट करने हैं आपको, वही लिखने हैं। और जो एक्स्ट्रा चीज बताई है वो आप केवल याद रखना, उनको आप उसमें इंक्लूड मत करना। तो बोर का एटॉमिक मॉडल पहला पोस्टुलेट ये बोलता है। एक और पोस्टुलेट उसने बताया था, क्या बताया था आगे, बोर मॉडल। बोर मॉडल के हिसाब से दूसरी बार दूसरा पोस्टुलेट अपन क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई अपॉन में आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी, इक्वेशन डाल दिया मैंने इसको। अब सवाल ये उठता है कि मैं इसमें से किसको एलिमिनेट करूं, किसको हटाऊं। देखो, रेडियस तो आपको निकालना है, इसलिए मैं उससे हाथ नहीं लगाऊंगा। इसको सेकंड इक्वेशन नाम नहीं देता, अभी बाद में दे दूंगा। रेडियस में हटा नहीं सकता क्योंकि मुझे वो निकालनी है। ठीक है। दूसरा, बराबर फोर पाई एप्सिलॉन मालूम है, जेड तो जरूरत पड़ेगी, जेड तो मालूम है, ई ई मालूम है, भी नहीं मालूम। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो उसका भी नहीं मालूम। एम तो मालूम है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, बाकी सारी चीजें मालूम है, भी मुझे नहीं मालूम। तो भी को एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट करेंगे, पहले तो आप क्या करो, यहाँ से आर, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से, चलो इसको सेकंड डाल देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों v की वैल्यू निकालो, v बराबर कितना आ जाएगा, एन एच अपॉन एम आर को भी नीचे ले आओ, 2 पाई एम। ठीक है। v क्यों हटा रहा हूं, समझ में आ गया आपको, क्योंकि v इलेक्ट्रॉन के लिए मालूम ही नहीं है कितना है, वो तो वैल्यू दी रहती तब निकलता है, तो v को हटाना उचित है। तो v यहाँ से निकाले अपन ने, इधर आ गया, वो लास्ट में भी समझ में आ गया क्यों हटाया मैंने। तो v बराबर यहाँ रखती है, कितना आ जाएगा, फ्रॉम सेकंड, सेकंड में रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर, इकट्ठा लिख दो, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ बच्चों माइनस नहीं लोगे तब भी चलेगा, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाता है और डायरेक्शन ब्रैकेट में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ मुझे डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्शन में सुनाई देता हूँ कि जेड ई और ई एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस सीधा सीधा। तो यहाँ पर दोनों में इधर भी प्लस लेना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज में भी आपको प्लस लेना है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि इसलिए। तो ये सेम लिखा मैंने, ये लिखा m अपॉन आर को मैं अलग कर देता हूँ, इंटू v की जगह लिखूंगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो जरूरी नहीं है नोट्सों में अलग तरीके से सॉल्व है, रटना नहीं है आपको, जैसे चाहो वैसे करो। नहीं पता चला बच्चा ये कह रहा है नोट्स में अलग है इसमें अलग है, यहाँ रख देंगे या अब क्या करें, अब हम कहते हैं यहाँ से सॉल्व, आर निकालना है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। और कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या इसमें, नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 4 से 4 गया, पाई से एक पाई चला गया, ठीक है, और तो कुछ गया नहीं, एक एन से एक एन चला गया, ये। अब बचा मेरे पास यहाँ एक पाई बच गया, यहाँ एक एन बच गया। अब मैं आर निकालना चाह रहा हूँ, तो बच्चों आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, इस आर को मैं उधर ले जाऊंगा, तो आर बराबर, यहाँ क्या बचा, एन स्क्वायर बचा, एच स्क्वायर बचा अपॉन, फोर तो कैंसिल हो चुका है, जेड ई स्क्वायर पीछे आ जाएगा, तो जेड ई स्क्वायर, यहाँ एक पाई बच गया था, यहाँ एक एन बच गया था। एप्सिलॉन आ जाएगा थ्रू पर, हाँ, ऊपर थ्रू पर ऊपर आ जाएगा क्या, एप्सिलॉन सर, 4 पाई एप्सिलॉन। हाँ एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, वेरी गुड, यही आ रहा है ना सभी का। तो यहाँ मैं r की जगह आर एन लिख दूंगा, सभी बच्चों को मालूम है क्यों लिख दूंगा, क्योंकि आर एन एन पर डिपेंड करता है, नहीं करता ना तो आर लिख देता, आर एन एन पर डिपेंड कर रहा है, आर एन पर डिपेंड कर रहा है, आर एन भी लिख सकते हो। तो यहाँ मैं लिखूंगा आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर।
इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिट को बढ़ाता जाऊं तो रेडियस बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। ये पहला ऑर्बिट है, रेडियस इतनी है। ऑर्बिट दूसरा ले लिया, रेडियस इतनी हो गई। तीसरा ले लेंगे, रेडियस इतनी हो गई। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे रेडियस की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी इंक्रीज होती जाएगी। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकालो तो आप कह दोगे फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होगी यहाँ से एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की जगह एन की जगह 1 आ जाएगा एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन जेड ई स्क्वायर पाई एन। ठीक है। और यहाँ से बच्चों सेकंड ऑर्बिट की निकालेंगे तो R2 बराबर आ जाएगा, यहाँ n की जगह 4 हो जाएगा, 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर पाई एन। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, दिख रहा है आपको। इसकी जगह ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह R1 लिख सकते हैं यहाँ पर, और 4 टाइम्स आ जाएगी R1। सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट की क्या होती है, 4 टाइम्स होती है। एक चीज, चलो उधर का मिटाता हूं मैं, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, कोई दिक्कत नहीं। मिटा देता हूँ उधर का, मिटाते अब देखो। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू रख के भी हाइड्रोजन एटम के लिए निकालूंगा। अभी पहले वैल्यू रख लेते हैं, फिर बाद में हाइड्रोजन एटम के लिए निकालेंगे। वैल्यू रखो आर एन बराबर बच्चों, आर एन बराबर एन स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जेड ई स्क्वायर एम पाई। ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है ये वाला। अब मैं किसके लिए निकालने वाला हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए। और हाइड्रोजन एटम जेड बराबर 1। सब सोच रहे होंगे हाइड्रोजन के लिए क्यों निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए ही पूछता है। और यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसका बोर का, कि ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास है उसी के लिए वैलिड था। जैसे हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, लिथियम प्लस प्लस के पास, है ना। तो जहां जहां सिंगल एटम उसको मिलेंगे उसी के लिए ही एप्लीकेबल था। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। और भी ड्रॉबैक थे इसके, सुनाऊंगा बाद में। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड यानी एटॉमिक परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, कर दो। तो बच्चों आर एन बराबर कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर, तो हम एन स्क्वायर ही लिखेंगे। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक स्थिरांक इसकी वैल्यू होती है ये 6.6 10 की पावर -34 होल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट उसको मिटा देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या रहती है, कोई बता सकता है, कोई है जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताएगा, बोलो। अरे भूल गए। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 8.85 10 की पावर -12। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक नियतांक, जिसकी वैल्यू 6.6 10 की पावर -34। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये रहती है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस बोलते हैं इसको, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। जेड के लिए, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 माइनस का 19 होल स्क्वायर। एम इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये लिख दिया एम की जगह। और पाई 3.14 होता है। आप घर पे बैठे हो आराम से सॉल्व करना है इसको, 0.53 10 की पावर -10 एन स्क्वायर आ जाए। अगर इसी को मैं एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा तो आर एन बराबर 0.53 10 की पावर -10 1 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है, तो इनटू एन स्क्वायर आ जाए। ये एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में आ गया 0.53 इंटू 10 की पावर -10 एन स्क्वायर। और ये पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा, पूछते ही हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए पूछेगा तो आपको यहाँ तक निकालना है। इसके बाद अगर आपको आगे कंटिन्यू करना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। और n इक्वल टू 1 R1 आ जाएगा 0.53 और n इक्वल टू 2। अगर आपको एक दो वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो। R2 आ जाएगा 0.53 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देना जो भी आता है ना, ऐसे एक दो वैल्यू निकाल देना बस। तो ये हुआ हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस। कुछ नहीं किया था मैंने, बोर का एटॉमिक मॉडल यूज किया, उसमें दो पॉस्टुलेट यूज किया हमने,
दो विकल्प में, एक तो MBR बराबर NH/2 पाई और एक 1/4 पाई बराबर ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर बराबर MB स्क्वायर अपॉन R, ये वाला फॉर्म। ये आ गया, यहाँ तक निकाल के आना है। एक आध वैल्यू निकालना तो भले निकाल सकते, लेकिन यहाँ तक तो करनी पड़ेगी। R3 निकाल सकते सर, R3 निकाल सकते सर। नहीं, ये पूछता नहीं है ये वाला, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि निकालना है तो निकाल आना, एक आध दो निकाल देना, ये जरूरत नहीं पड़ती वैसे। एक हो गया रेडियस का डेरिवेशन। नेक्स्ट इसी में मिटा देता हूं अभी, मिटाता हूं। अब आता है सेकंड नंबर, रेडियस के बाद एनर्जी का, एनर्जी का डेरिवेशन आता है। तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nवी कक्षा की ऊर्जा, nवी कक्षा की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nवी कक्षा की ऊर्जा। देखते हैं अभी एक चीज पूछेंगे सभी बच्चों से, कितने बच्चे बता पाते हैं। सभी बच्चों को मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, En बराबर लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सभी को मालूम है ये तो। En बराबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले मैंने वैसे बताया था आपको, अगर किसी को याद नहीं है तो याद रखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। कूलॉम के हिसाब से जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है, फोर्स का फॉर्मूला। जिसको नहीं मालूम है वो सीख लें जल्दी से। मैंने बताया था एनर्जी जब भी निकालना है तो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सॉरी, dW बराबर ही बच्चों F की वैल्यू यहाँ रख देना और इंटीग्रेट कर देना, जो वर्क आएगा आपका वही पोटेंशियल एनर्जी होगा, 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू डी। इंटीग्रेट कर देना तो 1/r स्क्वायर का माइनस 1/r हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, निकाल दिया। 1/4 लिखूंगा मैं इस तरीके से, ZE न्यूक्लियस का चार्ज माइनस E इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन में। अब आप सोच रहे हो कि माइनस E अब कैसे लिख दिया आपने, अब क्यों नहीं लिख रहे प्लस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, तो वहां आपको मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखना पड़ता है। तो ZE प्लस का लिख दिया, वो आपको बताएगा न्यूक्लियस का चार्ज, नाभिक का आवेश, और माइनस E आपका क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ऐसे लिखना पड़ेगा, बाकी आपको मालूम है वैसे डायरेक्टली लिख देता -1/2 तो भी आ जाता हूँ तो, लेकिन लिखने का एक तरीका है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था सदिश राशि, तो ये स्केलर है, इसलिए आप लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो 1/4 ZE आपका न्यूक्लियस का चार्ज है और माइनस E इलेक्ट्रॉन का, कौन में ठीक है, वैल्यू तो वही आएगी जो आप मैंने अभी आपको बताई थी, लिखोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, मैं इसको एलसीएम लूंगा, पागल थोड़ी ना इसका एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम लूंगा तो सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा, पूरी रात लगा रहूंगा। बोर मॉडल का यूज करूंगा, बोर मॉडल क्या बोलता है, 1/4 ZE E अपॉन R स्क्वायर बराबर MV स्क्वायर अपॉन R। इसका यूज नहीं करूंगा, सबसे बढ़िया, R से R कट जाएगा, एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं, इधर 1/2 का मल्टीप्लाई इधर भी करूं, 1/4 ZE इंटू E डिवाइडेड बाय 2R, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 का इधर, हाफ MV स्क्वायर। बोलो सही लिखा है, R से R कट गया, 1/2 का इधर किया, 1/2 का इधर किया, कर सकते हैं। ऐसा इसलिए किया, 1/2 MV स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू ध्यान रखना, कितना आ जाएगा, En बराबर आ जाएगा
इसकी जगह ये वाली वैल्यू 1/4πε0 जेड ई अपॉन 2r यहाँ रखा, माइनस को इधर ले आओ, माइनस, बोलो आ जाएगा। ये माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, इसकी जगह क्या रखेंगे बच्चों, ये। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो जरा, इसमें कितना आ जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ से आएगा ई एन बराबर, किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो कॉमन ले लेना, जेड ई इंटू ई क्या होगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू में आर 1/2 बचेगा यहाँ पर, माइनस यहाँ से तो पूरा ही आ गया बाहर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 आर, देखो पूरा बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ 1, एलसीएम लेना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 इधर चला जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा ना नीचे, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देना, 8πε0 एनर्जी का फॉर्मूला एक। अभी दूसरा भी निकलेगा इसी में, आर की वैल्यू रखो, अभी आर एन बराबर बताया था ना मैंने आपको, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन 8n पाई, क्या था मेरे को तो, मैं तो भूल ही गया, 8 जेड ई स्क्वायर एन पाई, क्यों यही था क्या, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 8 जेड एम ई स्क्वायर एन पाई, क्यों फान 8 था कि 4 था, 8 नहीं है, क्या था 4 था क्या, है ही नहीं, 8 नहीं था, 8 नहीं था यहाँ पे। ये सही है, देख लेना, बता तो दिया करो, सही लिखा है ये, सो गए मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई सही लिखा है सही है सर। सर, सही है। बोलते ही नहीं है, क्या करें ऑनलाइन में। सर नेटवर्क ही चलेगा सर, मैंने बोला तो। अच्छा, तो ये वैल्यू थी, ये रखो जरा इसमें, ये वैल्यू थी, ये वाली रखो इसमें, तो ई एन बराबर आ जाएगा माइनस का जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह लिखेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर एम पाई, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, आर यहाँ रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, तो यहां से बच्चों ई एन बराबर आ जाएगा, जेड को ऊपर ले जाओ तो माइनस का जेड स्क्वायर, ई को ऊपर ले जाओ ई की पावर 4, एम पाई भी ऊपर पहुंच जाएगा, कुछ कट रहा है क्या, पाई से पाई तो गया, छोड़ो इसको, एम एम ऊपर पहुंच गया, एम तो नहीं कट रहा, नहीं कटा, अपॉन क्या बचा 8 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर और एन स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला। कोई भी चीज गलत होती है या गलत दिखती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दो, क्यों, ये ई का रिलेशन एन के साथ कैसा है, ई का रिलेशन एन के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का, लेकिन माइनस है, ई का रिलेशन एन के साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का, लेकिन माइनस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन माइनस। अब बताओ, एन की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, बढ़ेगी या घटेगी, बोलो, एन की वैल्यू को अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, हाँ सर इंक्रीज बोलो। हो जाएगी क्योंकि माइनस साइन है। हाँ सर इंक्रीज होगी। एन की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ई क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, उसके दो रीजन है, पहला माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस साइन तो उल्टा कर देता है हर चीज को, इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी को प्रोपोर्शनल बना देगा एक तरीके से, होता नहीं है, माइनस साइन में सारी चीजें उल्टी हो जाती है, जैसे मैं आपसे बोलूं
0 1 2 3 4 4 बड़ा है या 3, तो आप कहोगे 4 बड़ा है 3 से। मैं कहूंगा -4 बड़ा है या -3, तो आप कहोगे -3 बड़ा है। माइनस साइन हर चीज को उल्टा कर देता है। माइनस लग गया, -10,000 का घाटा हुआ, -20 का घाटा हुआ, और इधर ही फायदा हुआ। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज। दूसरा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ही इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि आपको फर्स्ट ऑर्बिट से अगर मान लो फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंचना है, तो एनर्जी को लेना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ वाले की ज्यादा रहती है। और उसके अलावा अगर फिफ्थ से इधर आना है तो रिलीज करना पड़ता है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। जैसे मान लो फिफ्थ से कोई फोर्थ में फर्स्ट में आया तो ज्यादा रिलीज करनी पड़ेगी, और मान लो आपका सेकंड से फर्स्ट में आया तो कम रिलीज करनी पड़ेगी। एक चीज। दूसरा, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन फिफ्थ में मूव कर रहा है और कोई फर्स्ट में मूव कर रहा है, मान लो न्यूक्लियस को उसको अट्रैक्ट करना है, तो फर्स्ट वाले को जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि एनर्जी कम लगेगी उसमें, और फिफ्थ वाले को अगर उसको खींचना है तो ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये निकलता है कि एन की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये आपका एनर्जी का डेरिवेशन हो गया। इसके आगे भी डेरिवेशन है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, क्योंकि इसका अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है, ये डेरिवेशन यहाँ तक कर दिया। इसके बाद इससे एक नया फॉर्मूला ड्राइव करके लाएंगे, तब जाके नेक्स्ट उसमें यूज होगा। ठीक है, तो आज केवल इतना ही करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी मैं कराऊंगा तो समथिंग 9:30 तो बनेंगे इसमें, और वो आपका नेट वेट इतना बचता नहीं है, कुछ बच्चे पहले से ही लेफ्ट होने लगते हैं। तो आप यहाँ तक करो, इस फॉर्मूले को याद रखना, इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।